तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालाइज की। तो देखो, जब आप मैं इसके अंदर आपको अब तक मैंने जितना करा दिया ना उसका रिवाइज करवा रही हूँ फंडामेंटल एनालाइज का। ठीक है, तो जब आप सिक्योरिटी का सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन ऑफ ए सिक्योरिटी, तो आप क्या क्या बातें देखते हो? आप ये देखते हो कि व्हेन इन्वेस्टर टू बाय और सेल सिक्योरिटी कि इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी को कब परचेज करना चाहता है, कब सेल करना चाहता है, क्या ऑप्टिमम प्राइस है उस सिक्योरिटी के, क्या उसके ऊपर आपको टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी क्या है, इन विच सिक्योरिटी आई शुड इन्वेस्ट है कि कौन सी सिक्योरिटी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जब आप सिक्योरिटी का सिलेक्शन करते हो तब आप इन सब जो है इन सब पॉइंट को डिटरमाइन करते हो कि भाई मुझे है ना इतनी रिटर्न चाहिए, इस सिक्योरिटी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मुझे क्या रिटर्न मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। तो इसके लिए हम जो एनालाइज करते हैं वो 3 टाइप्स के एनालाइज करते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल एनालाइज, एक होता है टेक्निकल एनालाइज और एक होता है रैंडम वॉक थ्योरी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल एनालाइज है वो आपका सेकेंड यूनिट में है और जो टेक्निकल एनालाइज है वो आपका थर्ड यूनिट में है। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड यूनिट कर रहे थे। तो फंडामेंटल एनालाइज बात करें तो अगर ये होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो आप एनालाइज करते हो वो आप कौन सा करते हो? फंडामेंटल एनालाइज है। तो यूज़फुल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। ये मेनली लेकर चलता है इंट्रिंसिक वैल्यू को। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आपकी फेयर वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे है ना जो है इस साल इतना रिटर्न मिलेगा, इस साल इतना मिलेगा, इस साल इतना मिलेगा। ठीक है, और मान लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12% है, तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे? इसकी प्रजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और उसका टोटल सम है वो आपकी क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू होती है, ऑप्टिमम वैल्यू होती है कि भाई उस शेयर में कितना दम है, वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर आपके शेयर से मान लो यहाँ से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है 450। ठीक है, और उस शेयर्स का मतलब है शेयर से ऑप्टिमम प्राइस है उसका 450 है। अब मान लो, तो अगर मान लो शेयर्स की अगर हम बात करें, इस टाइम उसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, तो फंडामेंटल एनालाइज करने वाला इन्वेस्टर कहेगा कि भाई हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने का प्रॉपर टाइम है क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, फ्यूचर में कभी ना कभी ये 450 तक तो होगा ही होगा। तो वो सोचता है कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालाइज वाला कौन होता है? टेक्निकल एनालाइज करते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए। तो टेक्निकल एनालाइज करने वाला सोचता है कि नहीं, अभी इन्वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए, अभी इन्वेस्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो वो सोच रहा है कि भाई पहले क्या हुआ, 450 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 200 हुआ, मतलब लगातार शेयर्स के प्राइस है वो डाउन हो रहे हैं। तो वो सोचता है टेक्निकल एनालाइज करने वाला इन्वेस्टर से कि अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी बेस्ट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, अच्छा, टेक्निकल एनालाइज क्या है? वो मार्केट ट्रेंड को देखता है कि भाई लगातार है वो डाउन हो रहे प्राइस, तो इसका मतलब है हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो शॉर्ट टर्म रहता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालाइज करने वालों तो देखिए शेयर्स के प्राइस है वो 250 है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब इसकी ऑप्टिमम वैल्यू वो 450 है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एनालाइज वाला सोचेगा कि भाई लगातार शेयर्स के प्राइस डाउन हो रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए इस टाइम में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बेसिक प्रेमाइसिस फंडामेंटल एनालाइज में हम क्या बेसिक प्रेमाइसिस लेकर चलते हैं? तो फंडामेंटल एनालाइज में हम बेसिक प्रेमाइसिस लेकर चलते हैं आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको लेकर चलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू। वहाँ पर आप मतलब इन्वेस्ट करने से पहले सिक्योरिटी में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हो कि वो उस शेयर में कितना दम है। ठीक है, अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस इस टाइम उस शेयर्स के प्राइस है मान लो इस टाइम में उस शेयर्स के प्राइस 1000 है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, तो जो फंडामेंटल एनालाइज करने वाला इन्वेस्टर कहेगा कि इस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इस शेयर्स के प्राइस 1000 है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, तो बढ़ने की जगह वो सोचता है घटने के चांसेस है। भाई शेयर में दम कितना है? 450 का, तो वो सोचता है कि भाई अब ये बढ़ने के बजाय ये शेयर से कम होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो ओवर प्राइस है उस केस के अंदर ये इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता है। लेकिन अगर देखो शेयर्स के प्राइस मान लो 200 है, ठीक है, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, तो इस केस में वो इन्वेस्ट करने की सलाह देगा। वो कहेगा कि भाई शेयर्स के प्राइस है ना, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू वो 450 है
और इस टाइम में 200 है, तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 450 है और कभी ना कभी ये 450 तक तो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अंडर प्राइस के केस में ये इन्वेस्ट करने की सलाह देता है, लेकिन ओवर प्राइस के केस में ये इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड मेन प्रीमाइसिस को लेकर चलते हैं, EIC एनालाइज, इकोनॉमिक, ई का इकोनॉमिक एनालाइज, आई का इंडस्ट्री एनालाइज और सी कंपनी एनालाइज। ठीक है, इसको आप टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हो। इकोनॉमिक एनालाइज में हम ये सब देखते हैं कि भाई GDP हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इंडस्ट्री एनालाइज में हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्री एनालाइज में हम देखते हैं कि भाई हमें कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कंपनी एनालाइज, अब इंडस्ट्री क्या होती है भाई, कंपनी का ही समूह होती है, इंडस्ट्री होती है। तो उसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें से मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये आपकी होती है आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी। उसके बाद आप इंडस्ट्री का सिलेक्शन करोगे, देन आप कंपनी का सिलेक्शन करोगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, EIC एनालाइज करते हो। ठीक है, देखो टेक्निकल एनालाइज में तो क्या है कि अगर मान लो आपके शेयर्स अब 18 हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई शेयर्स के प्राइस लगातार कम हो रहे हैं तो और भी डाउन हो जाएंगे। तो टेक्निकल एनालाइज करने वाला इन्वेस्टर्स होता है, वो क्या कहता है, वो मार्केट ट्रेंड को लेकर चलता है कि भाई लगातार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शेयर्स के प्राइस और भी ज़्यादा कम होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो प्रोस्पेक्टिव ही है वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, एक होता है रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी वो थ्योरी होती है जो किसी भी मार्केट ट्रेंड को नहीं लेकर चलती। वो कहती है शेयर्स की प्राइस बढ़ भी सकते, कम भी हो सकते हैं, कि भाई कोई ट्रेंड नहीं होता। रैंडम वॉक थ्योरी, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं शेयर्स के प्राइस है। तो ये आपकी क्या होती है, रैंडम वॉक थ्योरी। ठीक है, ठीक है, देन आता है आपका अब देखो फंडामेंटल एनालाइज क्या होता है। फंडामेंटल एनालाइज वो एनालाइज होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, जब इन्वेस्टर्स का जो मेन प्रोस्पेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो उस टाइम में हम करते हैं फंडामेंटल एनालाइज, जिसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू को लेकर चलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं उस सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू क्या है और करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस के ऊपर हमें डिसाइड करते हैं कि भाई इसका मार्केट प्राइस तो इतना है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, तो अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लेकर चलते हैं फंडामेंटल एनालाइज में। तो फंडामेंटल एनालाइज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट द लॉन्ग रन ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो अर्निंग फ्रॉम द असेट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर चलते हैं कि भाई आपके शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, उसी के बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हो तो कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है जितनी भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड, जो किसके बेस पे आप डिस्काउंटेड करते हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेस के ऊपर आप डिस्काउंटेड करते हो, उसका टोटल सम अप क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आप देखो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर भी आपके जो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक एनालाइज, इंडस्ट्री एनालाइज एंड कंपनी एनालाइज। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनालाइज में क्या होता है, इकोनॉमिक एनालाइज में हम क्या देखते हैं, GDP, ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, इन सारे फैक्टर को देखते हैं कि भाई इनका ये क्या है, ये आपका क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनालाइज के अंदर आप क्या देखते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे GDP, ग्रोथ रेट है, ठीक है, कि भाई आप जिस कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ की ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, आप क्या देखोगे कि भाई जिस इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ की ग्रोथ रेट क्या है। इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितनी है। ठीक है, अगर देखो लगातार है किसी कंट्री की GDP में 2 सालों से लगातार है वो डाउनफॉल चल रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई वहाँ की इकोनॉमी है ना वो रिसेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो आप ग्रोथ रेट देखोगे। इन्फ्लेशन रेट कि भाई वहाँ पर कीमतों में वृद्धि वगैरह कितनी है। देखो इन्फ्लेशन के कंपेयर में जो डिफ्लेशंस वगैरह है वो सिचुएशन ज़्यादा डेंजर होती है।
तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि भाई सब कुछ का डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की कंपेयर में डिफ्लेशन है वो ज़्यादा खतरनाक रहता है। इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपका, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट है वो क्या चल रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर देखो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उस केस में जो भी कंपनी है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एक मेन जो मतलब जो पैसा है वो लोन में इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट में ही चला जाएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड है, बीओपी क्या है, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट है, तो इस केस में क्या है आपकी जो आपका जो बीओपी है वो क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट कितना है वहाँ पर, ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, तो इन सारे फैक्टर्स का आपको इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक एनवायरमेंटल इशू, लाइक जिस को वहाँ पर कोई एनवायरमेंटल इशू, जैसे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल भी बनाए हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है या मोनेटरी प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर जिस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, क्या एनवायरमेंटल इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या वहाँ बार बार गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हो रही है, ये भी आप देखोगे। हेल्थ रिलेटेड इशू एंड पैंडेमिक, ठीक है, कि मान लो जिस इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ कोई पैंडेमिक की सिचुएशन तो नहीं है, जैसे कि आप चल रहा है कोविड वगैरह चल रहे हैं, तो आप ये सब भी देखोगे कि वहाँ पर कोई पैंडेमिक की सिचुएशन तो नहीं है। तो इन सबको डीपली हम क्लास में कर चुके थे, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो और उसके बाद आप देखोगे और भी फैक्टर एनालाइज करोगे, जैसे लैगिंग फैक्टर। लैगिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, लीडिंग फैक्टर और लैगिंग फैक्टर। लीडिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, लीडिंग फैक्टर का मतलब होता है, लीडिंग फैक्टर्स वो होते हैं कि भाई लीडिंग फैक्टर का मतलब होता है आगे चलना, और लैगिंग फैक्टर का मतलब पीछे चलना। लीडिंग फैक्टर जैसे कि मनी सप्लाई है वो लगातार कम हो रही है, तो इसका मतलब है हम क्या चाह रहे हैं, मतलब मनी की सप्लाई लगातार कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम किस तरफ जा रहे हैं, मंदी की तरफ जा रहे हैं। तो लीडिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो आपको पहले से ही एक क्लू दे रहे हैं, ठीक है, आगे चलना पहले से ही बता रहे हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, भाई मौसम खराब हो रहा है तो मतलब बारिश होने वाली है, तो पहले से ही एक तरह से जो क्लू दे रहे हैं आगे चलना, लीडिंग फैक्टर्स उनको बोलते हैं। लैगिंग फैक्टर होते हैं पीछे चलना। रिजल्ट क्या है उसका, अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड था, कोविड का रिजल्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये। तो लैगिंग फैक्टर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। भाई इंडस्ट्री लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, और सेल्स के कंपेयर में आपका इन्वेंट्री का रेशियो क्या है, ठीक है, और आपकी इनकम के कंपेयर में कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग वो कितनी है। तो ये सारे आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके लैगिंग फैक्टर्स, ओके। अब टेक्निक्स कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक एनालाइज की, पहले होती है टाइम सीरीज एनालाइज। टाइम सीरीज एनालाइज या ट्रेंड एनालाइज के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं जैसे लगातार है जीडीपी है वो बढ़ रहा है, ठीक है। हम जैसे कहीं भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई वहाँ पर है ना सिचुएशन कैसे, जैसे लगातार जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी की क्या सिचुएशन है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, टाइम सीरीज एनालाइज के अंदर आप इस तरह से देखते हो, ट्रेंड एनालाइज करते हो कि भाई सेल्स का क्या रेशियो है, सेल्स कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जीडीपी क्या है। देन आता है जो कैजुअल रिलेशनशिप एनालाइज या रिग्रेशन एनालाइज। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट फैक्टर के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप देखते हो, जैसे एक्स और वाई है। तो एक्स तो क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स तो क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स क्या है आपका प्राइस, और वाई क्या है आपका डिमांड है। तो आप क्या देख रहे हो, प्राइस का रिलेशनशिप किस पर देख रहे हो, आप डिमांड पर देख रहे हो कि प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, रिग्रेशन एनालाइज, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेनेटरी और इसको आप एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हो। प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग है, आप इसके लिए आप जब इकोनॉमिक एनालाइज करते हो प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग भी करते हो। जैसे कि मान लो आप इस तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आप ये देखते हो कि भाई ये सैलरी है इतने 10,000 से 20,000 के बीच में इतनी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं। तो ये दो बेसिस पर होते हैं, मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंटल बेस पर होती है, और दूसरा आप कर सकते हो जो थ्योरम बेस पर, जो आप पढ़ते थे एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, सब्सट्रैक्शन थ्योरम, इस बेस पर करते थे, ठीक है। उसके बाद एनालाइज ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग फैक्टर। आप है लीडिंग और लैगिंग फैक्टर से उनको भी एनालाइज करते हो। लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर होते हैं जैसे कि मैंने बताया मनी सप्लाई, लगातार मनी की सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, मनी की सप्लाई नहीं है इकोनॉमी में, इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन रिसेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये सारे हम डीप में पढ़ चुके थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिमांड नहीं है। ये लीडिंग फैक्टर जो आपको पहले से बता रहे हैं,
ठीक है, जिसके बेस पर आप आगे जो एस्टिमेशन कर सकते हो, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग आपको आपके पास ऑर्डर नहीं है, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर कम आ रहे हैं, मतलब क्या है, डिमांड नहीं है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब क्या है, बूम की सिचुएशन है, डिमांड है। कैपिटल गुड्स के आपके पास ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या है भाई, रिसेशन है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीन वगैरह होती है। तो ये हो रहा है एवरेज वीकली प्रोडक्शन आवर, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन आवर पहले आप करते थे 56 आवर करते थे वीक के अंदर, अब मान लो आप कर रहे हो 36 आवर। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन आवर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई रिसेशन की सिचुएशन है, डिमांड नहीं है। तो ये आपके एक इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर क्या बताते हैं कि आगे चलना, कि आप पहले से ही एक एस्टिमेशन लगा रहे हो कि ये इंडिकेटर है कि इसके बेस पर आप आगे फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड का आगे रिजल्ट क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये थे लीडिंग फैक्टर। और लैगिंग फैक्टर मैंने आपको बताया क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, इंडस्ट्रियल लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, ये क्या है आपका लैगिंग फैक्टर, कि भाई ये रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया इकोनॉमिक एनालाइज, अब करेंगे हम इंडस्ट्री एनालाइज। तो इकोनॉमी एनालाइज तो हमें ये बता देता है कि सुइटेबल टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, और इंडस्ट्री एनालाइज में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म। जो डिफरेंट फर्मों के समूह को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। जो आज मैंने आपको कराया था क्लास के अंदर, सारा ये इंडस्ट्री एनालाइज है। ठीक है, कि भाई ये आपकी इकोनॉमी है। अब आपने इकोनॉमी में एनालाइज कर लिया, अब आपके सोचोगे कि भाई मुझे है ना कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ भी ये देखोगे। अब इंडस्ट्री एनालाइज में क्या है, अब देखो अगर मान लो आपकी इकोनॉमी के अंदर बूम की सिचुएशन है, तो ये बूम की सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी इंडस्ट्री के अंदर तेजी होगी। रिसेशन है, मंदी चल रही है। अब जैसे देखो रिसेशन का टाइम है अब इस टाइम में, तो क्या है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो एफएमसीजी है, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका। तो यही है, इसलिए हम इंडस्ट्री एनालाइज करते हैं कि भाई आपने इकोनॉमी एनालाइज कर लिया, तो उसमें अगर बूम की सिचुएशन है, तो आप ये नहीं कहोगे सारी इंडस्ट्री के अंदर बूम आ रहा है या रिसेशन चल रहा है। अब जैसे रिसेशन चल रहा है, तो आप ये नहीं करोगे कि सारी इंडस्ट्री के अंदर ही क्या नाम है, मंदी आ रही है ना। क्योंकि देखो फार्मा इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, जैसे जिसमें अब जो डेली यूजेस के जो गुड्स वगैरह होते हैं, उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, तो सारी इंडस्ट्री में आपको रिसेशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कोविड टाइम में जो फार्मा इंडस्ट्री हो गई, तो इकोनॉमी में बूम या रिसेशन का असर सारी इंडस्ट्री पर सेम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे ही। और देखो अगर इकोनॉमी में बूम की सिचुएशन है, तो आप लगभग कोई सी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ का टाइम है, लगभग सारी इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है। लेकिन रिसेशन का टाइम है, तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट में, इस टाइप के जो इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि एफएमसीजी में क्या आते हैं, आपके जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, अब देखो अब मान लो मंदी हो जाएगी, अब मंदी आ जाएगी, तो आप ये तो खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट है ये, इनको तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, तो इनके इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो रिसेशन के टाइम में आपका है ना इस टाइप की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना बेटर माना जाता है। उसके बाद इंडस्ट्री एनालाइज क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालाइज वेयर वी सेलेक्ट द सुइटेबल इंडस्ट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट। जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहाँ आप देखते हो कि जब आप इकोनॉमिक एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद ये देखते हो कि भाई बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती है। एक होती है डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, जो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी की सिचुएशन आती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो आपकी होती है डिफेंसिव इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया अभी एफएमसीजी। ठीक है, तो जे आप बूम की सिचुएशन है, जे डिप्रेशन है, जे आप इन प्रोडक्ट की डिमांड तो करोगे ही करोगे, तो इनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फार्मा इंडस्ट्री होगी, ठीक है, तो जिनका इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल आता है, उसका इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका क्या होता है, डिफेंसिव इंडस्ट्री। साइक्लिकल इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनका आपका ट्रेड साइकिल का जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो साइक्लिकल इंडस्ट्री है वो होती है जो इकोनॉमी में वेरिएशन होने के साथ वेरी होती रहती है, वो आपकी होती है साइक्लिकल इंडस्ट्री। लाइक ऑटो है, ऑटो सेक्टर ले लो, कि अगर देखो ऑटो सेक्टर के इसमें क्या है, बूम की सिचुएशन आएगी, आप ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदोगे,
ठीक है, और डिप्रेशन में क्या होता है, आप कम खरीदते हो। तो ये क्या होता है, साइक्लिकल इंडस्ट्री है। तो जो क्या होती है, जो जैसे ऑटो सेक्टर ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, तो जो इकोनॉमी में वेरिएशन होने के साथ जिसमें वेरिएशन आता है, लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्री, जैसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है ऐसे इंडस्ट्री का भी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप लेकर चलो कि पहले क्या, ऐसे क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट अपना इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है, ऐसे इंडस्ट्री का भी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जैसे पहले अगर मान लो लेकर चलो, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, अब वो क्या है, डिप्रेशन के अंदर है। ठीक है, अब उनका जो है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है, सॉरी मंदी नहीं, डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है वो। ठीक है, और स्मार्टफोन क्या है, अपनी मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है। ठीक है, अब इनकी कौन कौन स्टेजेज होती है, पहले आता है पाइनरिंग स्टेजेज। पाइनरिंग स्टेजेस कौन सी होती है, जो बिगिनिंग स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लो आप है किसी नई इंडस्ट्री, मतलब मान लो अब जैसे मान लो 5G फ़ोन है, वो 5G आने वाला है। ठीक है, तो उसके इसमें मान लो कोई भी कंपनी, जो नई कंपनी है जो मार्केट के अंदर 5G फ़ोन उतारती है, तो उसको क्या होगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, तो पायनियरिंग स्टेज क्या होता है, वो उसकी क्या होगी, बिगिनिंग स्टेज हो गई। तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। क्यों भाई, नई आप क्या है, अपना नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो, तो एक मन, मतलब एक रहता है ये रिस्क, पता नहीं वो कंज्यूमर उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, देन आता है रैपिड ग्रोथ स्टेज। इसके अंदर आपको जो प्रोडक्शन, आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो ग्रोथ स्टेज होते हैं, वो आपका प्रॉपर टाइम होती है। रैपिड ग्रोथ स्टेज के अंदर आपको, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन मैच्योरिटी स्टेज है, स्टेबलाइजेशन स्टेज। यहाँ पर इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री पे यहाँ पर क्या होते हैं, टॉप प्राइज हो चुके होते हैं उसके, जो यहाँ पर क्या होता है, उस इंडस्ट्री के शेयर्स के टॉप प्राइज हो चुके होते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आज आपको क्लास में कराया था। देन डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है, ये स्टेज सुइटेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप डिक्लाइनिंग की सिचुएशन में आ रहे हो। यहाँ पर क्या है, वो प्रोडक्ट है, उसकी जो बिगिनिंग स्टेज भी होली, ग्रोथ भी होली, मैच्योरिटी, अब वो क्या है, डिक्लाइनिंग सिचुएशन में। अब क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट के अंदर उसके, तो अब वो प्रोडक्ट क्या है, डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर आपको इस स्टेज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई उस प्रोडक्ट का, जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसके यूजर्स कितने हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंपटीशन कितना है, अगर देखो लेस कंपटीशन है तो वो भी सिचुएशन बेटर नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर लेस कंपटीशन है तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन भी होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिटर्न है वो बहुत कम मिलेगी आपको। तो नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, तो कैसा कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। देन गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट है, जिन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहती है, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री को गवर्नमेंट है प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो आप मतलब उस टाइप की इंडस्ट्री को आपको सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे रही है, तो उस इंडस्ट्री के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए उस इंडस्ट्री में। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, की भाई किसी इंडस्ट्री में कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G। ठीक है, तो किसी इंडस्ट्री में कितनी जल्दी जल्दी टेक्निकल चेंजेस आते हैं, बट जितनी जल्दी, जितना छोटा जो साइकिल होगा ना, उतनी ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगी वैसे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी जल्दी जल्दी आते हैं, इसका भी इम्पैक्ट है, पड़ता है कि भाई इसको भी आप देखते हो। जो कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे देखो स्वोट एनालाइज करते हैं। स्वोट एनालाइज एस और वी डिनोट करता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को। कि भाई जब भी है आप है, जैसे मान लो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ हो सकता है जैसे कंपनी का ब्रांड नेम। कई बार क्या होता है, वो प्रोडक्ट का नाम से नहीं बिकता, वो जो कंपनी का गुड्स होता है वो प्रोडक्ट के नेम से नहीं बिकता, बल्कि कंपनी के ब्रांड नेम से बिकता है, वो कंपनी की स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ है। जैसे एग्जांपल लेकर चल सकते हो, जैसे पेप्सी का। ठीक है, तो क्या है, इस टाइप से ही। तो या फिर जैसे आप ले सकते हो पेट्रोलियम जेली का एग्जांपल लेकर सकते हो, वैसलिन के नाम से, कंपनी के नाम के से है वो सेल होती है। तो ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड ने। वीकनेस क्या होते हैं, भाई आपके पास, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, सप्लायर्स है वो टाइम के ऊपर सप्लाई नहीं कर सकते, ये आपकी क्या है, वीकनेस हो सकती है। तो पहले आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल फैक्टर को देखना चाहिए, उसके बाद आपको एक्सटर्नल एनालाइज करना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो वही बात है, बाहर जैसे मान लो कोई मैच हो रहा है कुश्ती का, ठीक है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ नहीं देखी मैंने और लड़ने चली गई। ठीक है, तो पहले क्या है, खुद की स्ट्रेंथ देखो, उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटी, देखो वहाँ पर
उसके बाद हमें ओटी एनालाइज यानी एक्सटर्नल एनालाइज करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे कोविड टाइम में जो सैनिटाइजर्स है, मास्क है, ये क्या है, इन जो ये कंपनियां हैं, जो ये इंडस्ट्री है, इनके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स क्या है, और जो बहुत सारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये क्या है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज से क्या होगी, बर्बाद हो गई, तो उनके लिए क्या है, ये थ्रेट्स हैं। तो इसका भी एनालाइज आपको करना चाहिए। देन पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को भी आपको देखना चाहिए कि जैसे एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, कि मार्केट के अंदर नए कॉम्पिटिटर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पर नए कॉम्पिटिटर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स, जिस टाइप के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके अंदर उसके सब्सिट्यूट्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है, इसको भी आपको देखना चाहिए। बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, ये भी देखनी चाहिए। एंड राइवलरी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग फर्म, जो डिफरेंट फर्मों के बीच में कंपटीशन कितना है, इसको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है, जब आप इंडस्ट्री एनालाइज करो। तो ये एक रिवीजन वीडियो थी, मैंने अब तक आपको जितना फंडामेंटल एनालाइज कराया, ठीक है, उसकी। तो ओके, थैंक यू।